गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में कहाँ लिखा था आपने? पूरा सेंटेंस पढ़ दीजिए। हाँ, लिख लीजिए। हाँ, अगला पॉइंट। इससे भारत को रूस पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त होगा। इससे भारत को रूस पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त होगा तथा भारत रूस के बीच व्यापार निवेश के लिए दूरी और समय में भी कमी होगी। भारत रूस के बीच व्यापार और निवेश के लिए दूरी में कमी होगी और मध्य एशिया में भी भारत की पहुंच ज़्यादा आसान हो जाएगी। मध्य एशिया में भी भारत की पहुंच ज़्यादा आसान हो जाएगी। नीचे फ्लैग में ऑन करके फ्लैग नीचे कर दीजिए। मध्य एशिया में भारत की पहुंच ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगला पॉइंट। मध्य एशियाई देश अलगाववाद, आतंकवाद, मध्य एशियाई देश अलगाववाद, आतंकवाद की जिस समस्या से पीड़ित है, मध्य एशियाई देश अलगाववाद, आतंकवाद की जिस समस्या से पीड़ित है, भारत भी उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत भी उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है। और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से भारत और रूस दोनों के लिए भारत और मध्य एशिया, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से भारत और मध्य एशिया दोनों के लिए आतंकवाद, नस्ली दवाओं की अवैध तस्करी, जैसे खतरे उत्पन्न होते हैं। आतंकवाद, नस्ली दवाओं की अवैध तस्करी जैसे खतरे उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब है मध्य एशिया भारत का एक बहुत प्रमुख स्थान बन गया है। सुरक्षा के हित भी हैं और हमारे मध्य एशिया के देशों के बीच में कोई हितों का टकराव तो है ही नहीं है। लेकिन समस्या थी कनेक्टिविटी की समस्या को बनाने के लिए एक कॉरिडोर पूरा ही किया जा रहा है। इसका मतलब है
मध्य एशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, कहा जाता है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान का आईनी तजाकिस्तान का आईनी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तजाकिस्तान, अगर जियो पॉलिटिकल पोजिशन देखेंगे तो ये बिल्कुल पीओके के ऊपर है। तजाकिस्तान पीओके के ऊपर है, तो जियो पॉलिटिकल कंडीशन बड़ी अच्छी है। तो ताजिकिस्तान के आईनी में भारत का इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस भी है। ये ऑफिशियली कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहती। ये बहुत सारी जगहों पे ये बात लिखी जाती है, कही जाती है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस यहाँ पे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत और सेंट्रल एशिया के बड़े सारे इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलते हैं। जो देखिए छोटे देश होते हैं उनकी समस्या भी अजीब सी होती है। किर्गिस्तान में, अभी कुछ दिनों पहले किर्गिस्तान में कुछ छात्रों ने आंदोलन किया था और सत्ता पलट करने का प्रयास किया था। वहां पे आपातकाल लगा दिया गया। अब जरा सोच के देखिए, मध्य एशियाई में जो हमारे यहाँ किसान ऐसे आंदोलन करते हैं, ऐसे किसान दुनिया के और देशों में चले आए तो वहां आपातकाल लग जाएगा, उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे वो। और इसीलिए आप देखोगे कि इस अफगानिस्तान से जो समस्या शुरू होती है, अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार उत्पन्न होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? अफीम खेती। अफीम खेती, यानी अफगानिस्तान पूरी दुनिया की अफीम खेती का हब है। एक बार उसामा बिन लादेन से पूछा भी गया था, आप तो नशीले पदार्थ का उत्पादन करवाते हो, इस्लाम में तो सब मना किया गया है। तो उसामा बिन लादेन ने कहा, नहीं नहीं, नशीले पदार्थ का उत्पादन दुश्मनों को पिलाने के लिए है। अब इसका मतलब मान लीजिए ज़्यादातर साइबर क्राइम की घटनाएं वहां से आती हैं जहां सरकारें बड़ी कमज़ोर हैं। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए समस्या हो सकती है। ये समस्या आई थी सितंबर 2001 के बाद। तब लोगों ने माना कि एक देश कैसे दुनिया की समस्या को पैदा कर सकता है, सुरक्षा की समस्या। तो सेंट्रल एशिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशियाई देशों में कभी रेडिकलाइजेशन नहीं रहा है, लेकिन अफगानिस्तान वहाँ बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के पास बेचने के लिए इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो ये हमारे चैलेंज है। तो सवाल ये है, लेकिन सवाल ये है कि भारत एससीओ में भी है। और भारत एससीओ में क्यों है? क्योंकि हमारे रसिया में इंटरेस्ट है, सेंट्रल एशिया के साथ संबंध है। भारत एससीओ, ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड के बीच बैलेंस कैसे करेगा? यानी एससीओ की प्रॉब्लम आंतरिक भी है, लेकिन भारत के चैलेंज कुछ और ज़्यादा है। तो पहला मुद्दा ये आता है कि भाई जब भारत एससीओ में है और चाइना पाकिस्तान पहले से एससीओ में है, और चाइना का संगठन नाम से दिख रहा है संघाई सहयोग संगठन, चाइना का तो है। रूस और चीन के बीच बड़े ज़बरदस्त संबंध है। रसिया और चाइना के बीच में तो व्यापारिक है, आर्थिक है, सैनिक है। यूक्रेन संघर्ष के बाद रसिया लगातार निर्भर होता जा रहा है चाइना पे। तो रसिया और चाइना के बीच में अंतर संबंध है। चाइना सेंट्रल एशिया के बीच में अंतर निर्भरता है। चाइना वहाँ आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है और स्वाभाविक रूप में सेंट्रल एशिया में अपने सामान बेच रहा है। तो सवाल है कि हम यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो चाइना अगर कंट्रोल करेगा इस रीजन को, तो हमारे लिए मामला गड़बड़ है। और हम दो अपोजिट ग्रुप में कैसे हो सकते हैं? तो हेडिंग चेंज कर लीजिए। भारत की मल्टी अलाइनमेंट की नीति। भारत की मल्टी अलाइनमेंट की नीति। तो पहला पॉइंट, भारत भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है, जो एक बहुपक्षीय संगठन है। भारत संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य है जो एक बहुपक्षीय संगठन है। जबकि भारत, चीन,
भारत चीन के संबंध द्विपक्षीय हैं। एक बहुपक्षीय संगठन है, जबकि भारत चीन के संबंध द्विपक्षीय हैं। और एससीओ में रूस, मध्य एशियाई देशों, एससीओ में रूस, मध्य एशियाई देशों और ईरान, एससीओ में रूस, मध्य एशियाई देशों और ईरान के साथ भारत के संबंध मित्रतापूर्ण हैं। और ईरान के साथ भारत के संबंध मित्रतापूर्ण है। नहीं, इसमें तुर्कमेनिस्तान, भाई हमने पहले क्या कहा, सेंट्रल एशिया के देश से तुर्कमेनिस्तान एससीओ में नहीं है। और तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं है, इसका काबिल कारण मैं बता रखा था। तुर्कमेनिस्तान तटस्थता की नीति अपनाता है। इसका मतलब है तुर्कमेनिस्तान ये मान के चलता है कि एससीओ प्रो चाइना है। और आने वाले समय में भारत के लिए कठिनाई आने वाली पक्की है। क्यों? क्योंकि ट्रंप अगर अमेरिका और चाइना के बीच में प्रॉब्लम और ज़्यादा पैदा करेंगे, तो हमारे लिए फिर चैलेंज आएगा कि क्वाड और एससीओ में एक साथ हम कैसे रह सकते हैं। इसे यहाँ भी यूक्रेन संकट का संबंध फिर जुड़ जाएगा। इसे दुनिया की एक घटना केवल वहीं तक प्रभावित नहीं करती, पूरी दुनिया के संबंधों को प्रभावित करेगी। आगे लिख लीजिए। यूक्रेन संकट, यूक्रेन संकट के वर्तमान दौर में यूक्रेन संकट के वर्तमान दौर में यदि चीन और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है, यूक्रेन संकट के वर्तमान दौर में यदि चीन और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है, यदि चीन अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है तो भारत को क्वाड और एससीओ, तो भारत को क्वाड और एससीओ दोनों में बने रहने में कठिनाई होगी। भारत को क्वाड और एससीओ दोनों में बने रहने में कठिनाई होगी। अगला पॉइंट, अमेरिका और चीन के बीच अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप एससीओ अमेरिकी विरोधी संगठन के रूप में एससीओ अमेरिकी विरोधी संगठन के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। एससीओ अमेरिकी विरोधी संगठन के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरान ईरान इसका सदस्य बन चुका है। ईरान इसका सदस्य बन चुका है। बेलारूस को भी पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है।
बेलारूस को भी पर्यवेक्षक राज्य, ऑब्जर्वर स्टेटस, बेलारूस को भी पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है। और दोनों अमेरिका विरोधी हैं। और दोनों अमेरिका विरोधी हैं। दोनों अमेरिका विरोधी हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिस तरीके से एससीओ में नए मेंबर आते जा रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, भारत किसी ऐसे संगठन का मेंबर कैसे हो सकता है जो अमेरिका विरोधी हो। अब सवाल ये है, क्या एससीओ भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने में भूमिका का निर्वाह कर सकता है? उसका एक नजरिया है। उसका एक नजरिया हो सकता है। कैसे? अभी आप देखेंगे सीमावर्ती क्षेत्रों में, क्योंकि मामला बड़ा, देखिए फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, डिप्लोमेसी में क्या होता है, nobody is permanent friend and nobody is permanent force, and what is the permanent is national interest. महाराष्ट्र में शिंदे किसके साथ जा रहे हैं? यही तो पॉलिटिक्स है मेरे बच्चों। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम भावनात्मक नहीं होते। एक ही बात को दो तरीके से देखा जा सकता है। दो तरीके से कैसे? अब सवाल यह है कि अगर रूस चीन के साथ जाएगा तो हमारा एक दोस्त खिसक गया, दुख की बात है कि नहीं? रूस अगर चीन के साथ चला जाएगा तो चीन की ताकत और बढ़ेगी। और स्वाभाविक रूप में कल के लिए रूस ऐन मौके पर हमारा साथ देगा नहीं देगा, इस बारे में डाउट है। लेकिन इसी बात को देखकर एक अगला नजरिया ये है, हो सकता है रूस हमारे और चीन के बीच में। तो ऐसा ऐसा कैसे हुआ? अब जरा सोच के देखिए, रसिया में कजान की बैठक होने वाली थी। कजान में बैठक होने वाली थी, उसके जस्ट पहले ही अनाउंसमेंट आ गया कि भारत और चीन के बीच में जो सेनाओं की तैनाती है वो पीछे आएगी। इसलिए पुतिन ब्रिज भी तो बन सकते हैं। और पुतिन कह रहे हैं, और अभी अभी मोदी जी गए और पुतिन ने कहा भारत और रूस के बीच ऐसे संबंध हैं जिनको बताने की आवश्यकता नहीं होती, बस आंखों आंखों में ही। ये पुरानी दोस्ती है। पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री रूस गए थे, भाषण देते हुए कहा था, बच्चे बच्चे से पूछिए भारत में कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, बच्चा बच्चा बता देगा। केजीएस का छात्र नहीं है। केजीएस क्वेश्चन तो बता ही देंगे। ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे बिना पूछे बताते रहते हैं। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि कोई गब्बर सिंह है। इसलिए मेरे बच्चों, बच्चा बच्चा ये उपमा दी जाती है। ये भारत रूस संबंधों के लिए ये ऐसी उपमाओं से आप प्रश्न भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे, इसका मतलब है बात को दूसरे तरीके से देखने की आवश्यकता है। एससीओ भी अच्छी बात है। और एक बात याद रखो दोस्तों, एक ही गोल में चले जाना कई बार गड़बड़ा जाता है। एक गोल में चले गए, हमने कितनी बार एग्जाम्पल दिया है, गोल ही आपको छोड़ के भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई पता चला कि इसे एक बारात में जाएंगे, जितने निमंत्रण मिले उतने बारात में जाएंगे, समझ जाएंगे। अब पता चला एक के साथ ही फोन पे बात करेंगे, मल्टीपल लाइन खोल के रखेंगे मेरे बच्चे। इसलिए आईआर में हमेशा प्रेगमेटिक होते हैं। आगे लिख लीजिए। अगला पॉइंट है, यह वास्तविकता है यह वास्तविकता है कि संघाई सहयोग संगठन चीन केंद्रीय संगठन है। संघाई सहयोग संगठन चीन केंद्रीय संगठन है, लेकिन
भारत और चीन के बीच, लेकिन भारत और चीन के बीच संबंधों को मित्रतापूर्ण बनाने में, या मित्रतापूर्ण तो मैंने बहुत बड़ा शब्द कह दिया, सामान्य बनाने में, संबंधों को सामान्य बनाने में रूस की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है। रूस की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है। रूस की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है। और एक बात याद रखिए, बस एक बार याद रखिए, अगर इंडिया, रसिया और चाइना एक पाले में आ जाए तो पूरा पश्चिमी दुनिया आके हमारे घर पे पानी भरेगा फिर। बिडेन बिडेन को तो यहाँ दाहिने बैठा लेंगे, और ट्रम्प, ट्रम्प टाइगर, और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली का। इसलिए एक बड़ा टर्न है, और इसलिए मेरे बच्चों देखो, समस्या क्या है, अमेरिका के साथ संबंध तो है हमारे, लेकिन यार ये बोल बचन बहुत ज्यादा करता रहता है। अभी कह रहा है पन्नू पन्नू पन्नू, हम कहे पन्नू कौन है, हमें पन्नू से क्या मतलब है। नहीं, तापसी पन्नू नहीं, इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी आईआर में रहो। उप, पन्नू, पुन्नन मतलब पन्नू कह लीजिए, जो भी कह लीजिए उसको। अमेरिका में रहने वाले किसी नागरिक को मारने का प्रयास भारतीयों ने किया है, अमेरिका बार बार कह रहा है। एक बात याद रखो, रसिया ऐसे आरोप नहीं लगाता, चाइना यही में समझा रहा है कि देख रहे हो जिसका हाथ पकड़ने जा रहे हो वो कितना बेवफा है। अभी हाथ पकड़े नहीं कि दांव शुरू कर दिया। इसलिए अमेरिका भी उतना सेफ नहीं है मेरे बच्चों। और हकीकत की बात यह है, दुनिया में कोई सेफ होता नहीं, क्योंकि अपना हाथ, यही कहावत है, ये हकीकत की बात है। निष्कर्ष देख लो मेरे बच्चों, भारत जैसे महाशक्ति के लिए, भारत जैसे महाशक्ति के लिए किसी एक समूह मात्र की सदस्यता, किसी एक समूह मात्र की सदस्यता, किसी किसी एक समूह मात्र की सदस्यता उचित नहीं है। और फिलहाल एससीओ के मंच का प्रयोग करके एससीओ का मंच का प्रयोग करके भारत अपने हितों का विस्तार करना चाहता है। एससीओ के मंच का प्रयोग करके भारत अपने हितों का विस्तार करना चाहता है, तथा चीन के साथ संबंध को अनुकूल बनाए रखने की भी पहल कर रहा है। तथा चीन के साथ संबंध को अनुकूल बनाए रखने की भी पहल कर रहा है। संबंध अनुकूल बनाए रखने की पहल भी कर रहा है। अगला हेडिंग, ब्रिक्स।
ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ब्रिक्स। क्या? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण। दक्षिण अफ्रीका। क्या है? ब्रिक्स। कई बार इधर उधर भूल जाता है, बच्चे इसे शरारती पर्ची उर्ची भेजते रहते हैं, मेरा दिमाग उसी पर्ची पे ही जा रहा था। बच्चे हैं, अब उनका अपना कुछ कुछ भी लिख देंगे। कमाल नहीं। अरे, हर चीज बताने वाली थोड़ी होती है। तो अच्छा, ब्रिक्स। देखिए, इसलिए हमने कहा था कि ब्रिक्स है, एससीओ है, बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है आज की डेट में। और ब्रिक्स की कहानी शुरू कहाँ से होती है, थोड़ा मुझे पीछे चलना पड़ेगा। और इसी बहाने थोड़ी कुछ आपके बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दें। क्योंकि अब आप देखिएगा, दुनिया के समूहों में देखिए, तमाम आप बैठ के अरब लीग देखते होंगे, दुनिया में तमाम बैठ के और चलती है, उनका हमारे लिए उतना महत्व नहीं है। लेकिन आजकल ब्रिक्स का महत्व ग्लोबल है, बड़ा ज़्यादा है। और ब्रिक्स की पूरी कहानी कैसी आई? ये ब्रिक्स नहीं है, राइज ऑफ चाइना है। तो ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ना अपने आप में दुनिया में एक बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। लेकिन मुद्दों पर पहले चलें, कुछ फैक्ट आपको बता दें कि ब्रिक्स की पूरी कहानी आई कैसे, ब्रिक्स कब बना। अच्छा, ब्रिक्स कब बना था? याद रखिए, ब्रिक्स के पीछे हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। और वंस अपॉन टाइम, एक समय, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हुई 2009 में, ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना हुई 2012 में। तो आखिर में 2009 के पहले दुनिया कैसी थी, दुनिया में क्या चेंज आ रहा है, और क्यों भारत चाइना के बीच में लगातार मेल मिलाप की बातें चल रही हैं? क्यों ये बात कहा जाता है कि अगर इंडिया चाइना मिल गए तो वाकई दुनिया में ऐसा बदलाव आएगा जो शायद हमने 300 सालों में नहीं देखा है। क्योंकि याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कहानी शुरू होती है 1648 की वेस्टफेलिया ट्रीटी से। लेकिन ये 300 सालों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुल मिला के पश्चिमी दुनिया का हमेशा इस दुनिया पर डोमिनेंस रहा है, यूरोप का, अमेरिका का। डोमिनेंस यूरोप और अमेरिका का ही रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि राइज ऑफ एशिया, यानी तो एशिया अफ्रीका कोई भाव देता था? अफ्रीका को लोग डार्क कॉन्टिनेंट कहते थे, एशियाई लोगों को सभ्य कहते थे। लेकिन समय बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की महत्व टीचर समझता है। अभी प्रिपरेशन करने वाले वो तो अब याद रखो, सोनार को पता है कि सोना कौन है। अब आम दुनिया, बाहर के लोग क्या समझते हैं, कह रहे ऐसे ही सब बच्चे हैं, कुछ बिना काम के बच्चे हैं। ऐसे 300 साल पहले चाइना इंडिया के लोग कहते थे कि बिना काम के बच्चे हैं, बिना काम के कमेंट लिख रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तो एक एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, और ईयर है 1975 का, जिस साल गठित हुआ G7। कौन सा 7? ग्रुप 7। और ये बड़ा महत्वपूर्ण समूह है। आजकल तो इसकी बैठक में हमें भी निमंत्रण दिया जा रहा है। और याद रखना मेरे बच्चों, निमंत्रण कभी बिला वजह नहीं मिलता, और निमंत्रण फुक्कड़ को नहीं मिलता। नंबर 2, फुक्कड़ आदमी को फुक्कड़ पार्टी में निमंत्रण मिलेगा। और तो अब जरा सोच के देख लेना, आपके यहाँ किसके किसके इनविटेशन आते हैं, इससे भी आपके पता चलता है स्टेटस क्या है। G7 में आजकल हमें इनविटेशन आता है, लेकिन G7 में है कौन? अब जरा सोच के देखिए, G7 के मेंबर आपको याद रखने हो तो कैसे आप याद रखोगे? G7 में कौन है? बहुत अच्छा जवाब, ओ माय गॉड। मुझे पता चल गया आपने क्या बताया है। कौन है? अमेरिका महाद्वीप से दो, अमेरिका और कनाडा। तो स्वाभाविक रूप में अमेरिका आएगा तो उसका दोस्त छोटा भाई आ ही जाएगा। दूसरा, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी,
फ्रैंकफर्ट नहीं देखा तो क्या देखा? जर्मनी। और जरा सोच के देखिए, फ्रैंकफर्ट चले गए उसके बाद लंदन न जाए? मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन एक ऐसा है, अरे मैं तो कहा जहां पे कभी सूरज ढलता नहीं था, आज सूरज निकल नहीं पा रहा, खींच खांच के निकालना पड़ रहा है। मैं कहा भाई निकल जाया करो यहाँ पे। तो इसलिए भाई लंदन का तो एक जमाने में शान थी। इसलिए दोस्तों, दुनिया में राइज राइज एंड फॉल ऑफ पावर्स होता है। तो अगर जर्मनी आएगा फ्रैंकफर्ट, तो उसके बाद इंग्लैंड जरूर आएगा। और जब इंग्लैंड आएगा तो अब लंदन गए हैं तो एफिल टावर देखे बिना चले आएंगे? लंदन गए तो एफिल टावर देखना बनता है। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है। और दोस्तों, जब फ्रांस पहुंच ही गए हैं तो अपने ननिहाल न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा सपना ननिहाल कहाँ है? नेपाल पुराना ननिहाल है, मॉडर्न ननिहाल कहाँ है? इसलिए। और मेरे दोस्तों, इटली का क्या शानदार शहर है, वेनिस। मतलब कहा भी जाता है कि पूरी दुनिया, पश्चिमी देश में, पर यूरोप में सभ्यता का पहला विकास है यूनान, दूसरा है इटली, और तीसरा लोगों ने लंदन को मान लिया। जर्मनी लंदन तो आपस में लड़ते रहते हैं तीसरे के लिए, दो तो क्लियर कट है। इसलिए इटली का बड़ा महत्व है। इसे हमारा मॉडर्न ननिहाल इधर है, तो पुराने ननिहाल में जाएंगे, मॉडर्न ननिहाल में? मॉडर्न ननिहाल में। राहुल भैया हमारे भैया हैं, तो जो राहुल भैया की ननिहाल है वो हमारी ननिहाल। अब सवाल ये है, ये G7 में ये दुनिया के 7 चौधरी हैं, ये दुनिया के 7 सबसे अमीर आदमी हैं। ये अमीर आदमी है, ये रवांडा बुरुंडी कहाँ बैठते हैं? G77 में। एक बात याद रखना, यही दुनिया की अजीब सी बात है मेरे दोस्तों, आदमी अमीर होता है उसके पास बच्चे ही नहीं, जो गरीब होता है उसके पास बच्चे हैं 11 12 13। बड़ी समस्या है। गरीब बच्चे कौन है? एशिया अफ्रीका। अमीर बच्चे कौन है? ये भी जीवन की बड़ी फिलॉसफी है। दांत है तो चना नहीं, चना है तो, जिसके पास पैसा है उसके पास खाने वाले लोग नहीं है, और जिसके पास खाने वाले लोग हैं वहां, अफ्रीका में देखो, यहां चले जाओगे, ओ माय गॉड। कम अगर दुनिया में मेरे बच्चों, स्वर्ग तो अपने अब ऊपर है, कहाँ देखा नहीं है। बिला वजह सब लोगों ने चक्कर फंसा, जन्नत है जन्नत है, स्वर्ग है स्वर्ग है। ये जमीन पे ही है, और कहाँ है? चले जाओ इटली, जर्मनी, फ्रांस। और दुनिया में नरक भी यहीं पे है। नरक कहाँ है? अभी, अरे अब बता सुनो। अरे मैं भी कल न्यूज देख रहा था, अफ्रीका के गिनी में फुटबॉल मैच हो रहा था। फुटबॉल मैच में 60 लोग मर गए। ऐसा हंगामा हुआ। बताओ, कम से कम इतना तो हमारे मोहल्ले में भी मैच होता, उतना हंगामा नहीं होता। मोहल्ले मैच में मार कुटाई कभी नहीं हुई, एक आध बार स्टंप चल गया था। और जब इतने लोग होंगे तो मेरे दोस्तों, एशिया के टाइगर के पास न जाए, वैसा होगा नहीं तो कौन हो जाएगा? अच्छा, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, इटली 6, और एशिया का शेर ये G7। और G7 का निर्माण क्यों हुआ? दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। और G7 का निर्माण हुआ कि, अब सवाल है कि दुनिया की वित्तीय व्यवस्था का निर्माण करना है तो 7 ही लोग आपस में मिलेंगे, क्योंकि 7 ही लोगों का पूरी दुनिया पे डोमिनेंस था। और इन्हीं 7 लोगों का पैसा IMF, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी। और एक बात याद रखो, मुझे बाद में हमें पता चला 1947 में तो हमने खूब रसगुल्ला खाया, आजाद हो गए आजाद हो गए, लड्डू भी खूब खाया, इंडिया आजाद हो गया। बाद में पता चला भाई वो तो आजादी नकली थी। लोगों कहा, अरे नकली आजादी क्यों कह रहे हो? अरे उनका पॉलिटिकल आजादी चाहिए, इकोनॉमिक। आपको भी, आप जब पहली बार दिल्ली आते हैं तो आपको लगता है अब तो ताऊ की नजरों से आजाद हो गया। जब पहली बार दिल्ली आते हैं तो फीलिंग क्या आती है? जा सिमरन जा जी ले जिंदगी, ये तो फीलिंग आती है। बाद में 2 4 साल रहने में दिल्ली में ये फीलिंग होती है, यार ये आजादी भी सही है नहीं। क्यों? एटीएम खिसकने, एटीएम है ही नहीं है।
आर्थिक के बिना कोई आजादी होती है? इसलिए विकासशील देशों को, अब याद रखिए, भारत ने सोचा था बस आजाद हुए उसके बाद तो दिल्ली फ्रांस हो जाएगी, दिल्ली फ्रांस हो जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान तो लंदन हो जाएगा। लेकिन 1960 के दशक तक आते आते इनको लग गया कि विकासशील देश उधार के बोझ से दब गए, कर्ज में दब गए। याद रखो मेरे बच्चों, जिसके पास बैंक होगा वही तो पैसे का मालिक होगा। और हमारे पास भीड़ खूब आ गई, एटीएम था ही नहीं। बस संयुक्त राष्ट्र में जाके हल्ला मचाने लगे। हमने कहा नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए। लोगों ने कहा अरे यार आजाद हो गए, अब क्या समस्या है? अभी तो कह रहे थे उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद खत्म करो। विकासशील देशों का ना, तुम लोगों ने उपनिवेशवाद नए तरीके से अपना रखा है। विकसित देशों ने कहा ये क्या लफड़ा है, अभी तुम्हें आजादी नहीं मिली? उनका नहीं, पैसे वाली आजादी नहीं मिली। तो विकसित देशों ने कहा पैसा बना लो। उनका कैसे बनाए, तुम चूस रहे हो? क्योंकि आप इस बात को मजाक समझोगे मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, हम सोने की चिड़िया होते लेकिन हमें किसी ने कबूतर बना दिया। किसने बनाया? और मेरे बच्चों ये आज भी समस्या हो रही। क्यों? हम क्या बेचते हैं? चाय। पाकिस्तान क्या बेचता है? चावल। बांग्लादेश क्या बेचता है? कपड़ा। नेपाल क्या बेचता है? कुछ बेचता ही नहीं। हम क्या बेचते हैं? और कोई दूध बेचेगा, दही बेचेगा। गांव का दूध दही बेचने वाला आदमी अमीर होता है, शहर में रहने वाला जो टीवी और फ्रिज बेच रहा है। इसलिए फ्रांस से गए, फ्रांस ने एक झटके में राफेल दिया। राफेल पता चला कि अरबों की संपत्ति, पैसा। अब बताओ कितना ट्रक चाय भेजे कि राफेल कीमत पट जाए? क्या भेजे बताओ? ये ओ माय गॉड, यही मेरे देशों, विकासशील देशों की समस्या है। हम क्या बेचते हैं? देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। कहीं कोई मिर्च बेच रहा है, कहीं कोई केला बेच रहा है, कहीं कोई चाय बेच रहा है। अरे यार आज तक बताओ कोई केला बेचने समीर हुआ हो तो मुझे बता दो। और घाना। इसलिए इसे मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, सही में 47 में आजादी मिली या पराधीनता की दूसरी लहर शुरू हो गई? कमाल की बात है। घाना, घाना जो कहवा कॉफी का उत्पादन करता है, घाना के लोगों को ये नहीं पता है कि नेस्कैफे। इसलिए मेरे बच्चों, अमेरिका यूरोप आज भी इतने अमेरिकी होते चले गए। वो क्या बेचते हैं? मैन्युफैक्चर्ड, विनिर्मित वस्तुएं। पूरी दुनिया में आज भी, आप बड़ी हैरानी की बात है, एशिया अफ्रीका के देश एयरक्राफ्ट नहीं बना पाते। ब्राजील छोटा मोटा एम्बरार बना पाता है। चाइना ने पहली बार प्रयास किया है। जिस जहाज पे हम उड़ते हैं वो बना नहीं पाते। कितनी बड़ी दुनिया में खाई है। न तो हमारे पास बैंक, न हमारे पास टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हो COP 29 हुआ, COP 29 में हम कर रहे पैसा दो पैसा दो पैसा दो। भी किसी देश में ऐसे मांग रहे हो जैसे दिया था। अरे हमने कहा दिया नहीं था, लूट के तो ले गए हमारे यहाँ से। कोयला लोहा किसका खाया? इसे पैसा हमको दो। और ये क्या कहते हैं? हम कहा टेक्नोलॉजी दो। उनका तो टेक्नोलॉजी लो पैसा दो। उनका पैसा नहीं हो, फ्री में दो। उनका देख लो इंडिया में लंगर चला रखा है हमने, फ्री में तो दो। अभी मानते नहीं। ये क्या कहते हैं ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अरे मेरे दोस्तों, दुनिया की 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय कहाँ है? IMF वर्ल्ड बैंक पर नियंत्रण किसका है? किसका है? तकनीक पर नियंत्रण किसका है? शिक्षा पर नियंत्रण किसका है? किस बात की आजादी मिली मेरे बच्चों? ये आजादी मिली या नौपनिवेशवाद है? ये आजादी मिली या नई गुलामी है? तो क्या कर लोगे नई गुलामी है तो? कर क्या लोगे? लेकिन बच्चों, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अपना टाइम आ गया है। आएगा नहीं। अब देखो, अब आप जानते हो कि विकासशील देश चाह रहे थे भाई कोई चीज व्यवस्था चेंज हो, व्यवस्था चेंज हो। 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका और आगे बढ़ा, पूरी दुनिया में डॉलर का डोमिनेंस बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे जैसे चाइना का इकोनॉमिक राइज होता चला गया, भारत थोड़ा स्पीड कम ही सही, राइज तो हमारा भी हो रहा है,
अब हमारी स्पीड में कई बार ब्रेकर आ जाते हैं, किसानों का ब्रेकर, फिर किसान दौड़ रहे हैं। कुछ दिनों उनको चाइना भेजना चाहिए, क्योंकि हकीकत की बात तो ये है बच्चों, जो हकीकत में किसान है उनके पास ट्रैक्टर ही नहीं है। जो इंडिया के हकीकत में किसान है उनके पास तो ट्रैक्टर ही नहीं है। ट्रैक्टर क्या, उनके पास गाय भैंस तो है नहीं, बकरी कहीं तो मुर्गी एक आध ठो है, एक आध ठो बकरी फकरी से है। गाय भैंस नहीं खरीद पा रहे, हकीकत में किसान तो वो है। लेकिन ये झगड़ा चलता रहेगा, लोकतंत्र है तो मामला बनता रहता है। और हमारे यहाँ तो जिस तरीके से पंजाब किसानों ने 10-10 ट्रैक्टर लगा के, पूरा टेक्नोलॉजी लगा के पुलिस का सामना किया था, तो लोगों ने कहा भाई ये किसान है, उनका हाँ ये मॉडर्न किसान है। नहीं, किसान किसान होता है, लेकिन तब तक हमने बनाया, हम कहा ना अब उसके बाद दुनिया रियलाइज की, जैसे चाइना का राइज हुआ, इंडिया दंदना कर आगे बढ़ा, ब्राजील आगे बढ़ा, साउथ अफ्रीका। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित देशों की इकोनॉमी नीचे आने लगी, क्योंकि इकोनॉमी आगे बढ़ने के लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपके एयरक्राफ्ट बन गए। अमेरिका में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप नहीं करोगे, एयरपोर्ट बनाओगे नहीं, हाईवे बनाओगे अमेरिका में क्या बनाओगे, चाइना में बनाने की गुंजाइश नहीं है। और देख लो इंडिया में जहां चले जाओ वहीं सड़क खुदी पड़ी है। हमारे यहाँ सब कुछ नया ही नया तो बन रहा है, हर दिन एक नया वंदे भारत, एक नया एयरपोर्ट। इकोनॉमी हमारे यहाँ चलेगी, स्विट्जरलैंड में चलेगी, जर्मनी में क्या नया बनाओगे बताओ, सिवाय वही सड़क खोद के फिर वही बनाओ, एयरपोर्ट तोड़ के बना नहीं सकते। इसलिए इकोनॉमी बढ़ने लगी, और ये बात कह दी गई अब G7 पुराना हो गया, अब G7 के बजाय क्या आना चाहिए। ये बड़ा चेंज था ये मेरे बच्चों। इसलिए जब G20 की मीटिंग इंडिया में हुई थी, अच्छा हमारे यहाँ कुछ लोग केवल आलोचना करने वाले हैं ये मुझे मिल जाते तो कहीं कहीं। अच्छा जब हमारे यहाँ ये हुआ G20 की, अरे कितना बड़ा उत्सव था मेरे बच्चों, याद रखना। जब ये 2022 में बैठक हुई हमारे यहाँ, 23 में जब 2023 में G20 की बैठक थी, इसी से इंडिया चेंज दिखने लगा। इसके पहले हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ा सम्मेलन था वो था 1983 का गुट निरपेक्ष आंदोलन। आपको पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन वैसा था जैसे आपके यहाँ बारात में सारे फुक्कड़, सारे बेरोजगार, सारे गांव के सब खलीहर लोग आपके बाजार में चले, आपके बारात में चले आए। और ये G20 जामनगर वाली बारात थी, जस्टिन लीबर, टोनी ब्लेयर, ओ माय गॉड, मेलोनी, ऑब्वियसली मेलोनी, ओ माय गॉड, ऐसी बारात। याद रखो यही G20 था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सारे घाना, चाड, बर्किना फासो, ये सब देश आए थे। जो जो यहाँ पे दिल्ली देखते खुश हो गए 83 में। देखो उस समय दिल्ली क्या था, लेकिन वही देख के खुश हो रहे थे क्योंकि अफ्रीका में वो भी नहीं है। ओ माय गॉड, एक बार मैं दोस्तों युगांडा गया, युगांडा के एयरपोर्ट पे उतरते हुए देखा, ऐसा लगा जैसे छत्तीसगढ़ के किसी दूर दराज के तहसील में आ गया हो, और वो युगांडा कैपिटल था। उसके बाद हमने कहा भाई लौट चलो, अफ्रीका को आप देख लोगे तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अलावा अफ्रीका आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, नाइजीरिया में थोड़ा सा कुछ अफ्रीकी, मिस्र में, नाइजीरिया में थोड़ी बातें ठीक ठाक हो गई है। अफ्रीका के 30 देश तो आज भी खराबी कंडीशन में रह रहे हैं। इस वजह से G20 बड़ा मौका था, पहली बार ऐसा मौका मिला था दुनिया के दबंगों को बुलाने का, ऐतिहासिक मौका होता है ये। दुनिया के 20 सबसे पावरफुल लोग आपके इनविटेशन में आ रहे थे, होस्ट कर रहा था दिल्ली। इसलिए मेरे दोस्तों हमारी बारात इतनी अच्छी थी कि हमारा पड़ोसी जल उठा और नहीं आया। बताओ ये कोई अच्छी बात है, गंदी बात है? हमने सी सिंह से पूछा कि तुम कहते हो कि हम और तुम में लेके एशिया का उभार हो जाएगा, मेरी बारात में क्यों नहीं है? उनका यार देखो मेरा बच्चा बीमार हो गया था। उनके बहाना
किसी बारात में नहीं जाना होता तो हम यही कहते हैं कि बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी, इससे मैं शादी में नहीं आ पाया। इसलिए मेरे बच्चे G20, ओ माय गॉड, क्या ऐतिहासिक घटना है G20। ये G20 है या विकासशील देशों का रईस है? ये G20 है या इकोनॉमिक का बदलता हुआ सेंटर है? और एक बात याद रखो दोस्तों, देखो मारवाड़ी, मारवाड़ी से ज्यादा कोई बिजनेस करना जानता नहीं। इसको बुरा मत मानना बच्चों, बुरा मान भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार बच्चे बुरा मान जाए सर आप मारवाड़ी, अरे देख लो पूरा बिजनेस कहाँ सेंटर है, पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ियों से सीखने की बात है। और देखो मारवाड़ी क्या करता है, अब हमारे टीवी में लोगों ने कहा ओ माय गॉड, भारत विदेशी लोगों को हम चांदी के थाली में खाना खिला रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, मारवाड़ी से पूछो, घर का पहला कमरा दनदनाता हुआ होना चाहिए, उसके बाद भले कोई कमरा ना हो। गांव के लोग इतने होशियार होते थे, अगर उनका बच्चा जवान शादी होने को तैयार है तो घर का पहला कमरा ऐसा चमचमा के बनवाते, सोफा सब कुछ रख के, उसके बाद ना कमरा था ना घर था, उसका पर्दा लगा दिया था। जब कोई पूछता था घर कितना, कोई 10 कमरा पीछे, 10 कमरा, जो पीछे थोड़ी देखोगे। इसलिए मेरे बच्चों, उधार पे ही महंगी कार रखो। कभी छोटी मोटी कार से चले गए तो लोग समझ रहे हैं कोई औकात ही नहीं है इनके, लोग सोच रहे हैं कोचिंग ठीक नहीं चल रही है। अच्छा बाद में समझ पाए, कई कई बातें बाद में समझ पाते हो, अच्छा ऐसा है क्या। इसलिए मेरे दोस्तों, ओ माय गॉड, किसी के शादी में जाओ बिल्कुल झकास एकदम से, दन दना कपड़ा पहन के, ऐसी। अरे मेरे बच्चों, जहां कमरे किराए में रह रहे हो ऐसा भोकाल मेंटेन करके रहो कि पता नहीं क्या लग जाए हाथ में। रह कैसे रहे हो एकदम जो दिखता है। और एक बात याद रखो, उसके बाद हमने दिल्ली ऐसी चमकाई, दिल्ली चमकाई, चांदी में खाना खिलाया, बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, अच्छे से भाव भगत करेंगे, कुछ दे के ही जाएंगे और लेके जाएंगे। पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। भारत भारत कैसा दिखाते हैं, दिल्ली को छत्तीसगढ़ जैसा दिखाते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना हो तो वही बदल जाता। उसके बाद लोगों ने देखा, उनका ओ माय गॉड, दिल्ली तो बदल गई है। मोदी का और बदल देते, लेकिन एक तो यहाँ पे बैठा हुआ है मतलब बैठा क्या हुआ है, मतलब सड़क की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, वो प्रॉब्लम है और उसके बाद तो ये हुआ कि अब दिल्ली दंदना के बदलेगी। लेकिन ये सी सब डिप्लोमेसी है मेरे बच्चों, ये सब सीखने की बातें हैं। अब कोई आपके घर में आ रहा है मेहमान, ऐसी मिठाई खिलाओ खाए, भले ही आप कभी जिंदगी में ना खाए हो, उससे ये पता चल जाएगा कि आदमी है, उसके पास पैसा वैसा नहीं। खिला के गुड़ दे दिया लो, तो जो संबंध बनाने आया था वो हाथ जोड़ के निकल जाए। और कहो क्या, हम सच्चा सच्चा बोलते हैं, तो फुकड़ा बन के रहो, सच्चा सच्चा बोलते हो तो। इसलिए मेरे बच्चों, अब G20 में है कौन, अब याद करने की बात है। अब मुझे बताओ G20 के मेंबर कौन है। जिससे बन के सारे लोग। उसके बाद अब बताओ, अब देखो अब G20 में कौन है, कौन कौन है एशिया से, एशिया से कौन। चाइना नहीं होगा ये तो समझ सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान हो जाएगा तो आश्चर्य होगा, पाकिस्तान नहीं होगा ना। इसे कई चीजें रटने की आवश्यकता नहीं होती। और कुछ समूह ऐसे हैं, देखो जब आप जीएस में पढ़ते हो सारे समूहों की जानकारी मत रखो, यही खास बात है। सारे समूह देखो, इसलिए पीटी में आईआर से आपको 4-5 सवाल पीटी मिलेंगे। आपको हर समूह नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ समूह छोड़ना भी नहीं है। और आपको लॉजिकल होना चाहिए, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। और रवांडा बुरुंडी हैती होगी G20 में? नहीं होगा ना। अब रट रहे हो कि जी होगा नहीं होगा। पाकिस्तान क्या, उसके पास पाकिस्तान के अलावा इकोनॉमी में कुछ है नहीं। दूसरी बात, चीन के अलावा भारत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एशिया में और आप किस पे दांव लगाएंगे, क्या। अरे भाई एशिया में रसिया थोड़ी आता है। ऐसी ऐसी ज्योग्राफिकल मिस्टेक मत करो मेरे बच्चों। क्या, कौन लगा रहा, लाओस।
लाओस, ओ माय गॉड, जिस दिन लाओस G20 में आ जाएगा वो G120 हो जाएगा। लाओ लाओ यार, इतने को अभी यही। हाँ, यस, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर कोरिया के वो झांकना भी मना है। उत्तर कोरिया क्या आएगा करेगा, उसके पास परमाणु बम की जरूरत है नहीं। उत्तर कोरिया क्या करेगा कि क्या है, कौन है, बिल्कुल लॉजिकल है कौन। उत्तर कोरिया इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी इकोनॉमी है। और फिर किसको आप शामिल करना चाहते हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब एक बड़ी। उसके बाद आप किसको शामिल करना चाहते हैं? टर्की को भी लेने में कोई बुराई नहीं है। टर्की को ले सकते हैं। और भी एशिया से कोई? जापान G7 का है। तो जापान पहले से है क्या? कजाकिस्तान। ओ माय गॉड, कजाकिस्तान। क्या लिखा है, टर्की नहीं है? उसी का नाम तुर्की भी है। टर्की कहिए, तुर्की कहिए, अगर आजकल तुर्की कहते हैं। तो उसके बाद अफ्रीका से, अफ्रीका से कौन होगा? दक्षिण अफ्रीका। और भी कोई है? दक्षिण अफ्रीका पक्का है। नाइजीरिया है क्या? मैं अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों। नाइजीरिया है या नहीं है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं है या नहीं है? दक्षिण अफ्रीका लैटिन अमेरिका से। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राजील। पहले ब्राजील को, अरे ब्रिक्स में है ब्राजील, लॉजिकल। लैटिन अमेरिका से ब्राजील रहेगा। मैक्सिको। मैक्सिको बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद अर्जेंटीना। ये पक्का है, तीनों है। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का फेमस फुटबॉलर कौन है? मेसी। अर्जेंटीना मीन्स मेसी। और मैक्सिको मीन्स मैक्सिको। अरे अमेरिका का पड़ोसी, इतना दिमाग क्या लगाना है? मैक्सिको और ब्राजील। ओ माय गॉड, लूला। ब्राजील के नेता कौन? लूला। लूला डी सिल्वा। इसका मतलब है लूला मैसी सबके मिल लेंगे और मैक्सिको को भी देख लेंगे। मैक्सिको अमेरिका का दोस्त। लैटिन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया को रखा जाए ना रखा जाए? न्यूजीलैंड को रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। उसके बाद कौन रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। और यूरोपियन यूनियन को साझी मेंबरशिप दे दी गई है। ईयू को भी मेंबरशिप दी गई है। हाँ। रसिया। यूरेशिया से कौन रहेगा? रूस। स्वाभाविक रूप में रूस रहेगा क्या? हाँ, अभी नई दिल्ली बैठक में अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल कर लिया गया। पूरे अफ्रीका यूनियन जो 54 देशों का समूह है। अफ्रीकी यूनियन कितने देशों का समूह है? 54। एयू को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अफ्रीका। ये मामला नहीं है, मामला मुद्दे की बात है। 99 में G20 बना और G20 बहुत महत्वपूर्ण समूह है। इसे कहने का मतलब कोई तथ्य आपको एसोसिएट लर्निंग तरह याद करना चाहिए, दिमाग बंद करके नहीं। यही जब आप पीटी पढ़ते हैं तो लॉजिकल थोड़ा होइए, चीज़ों को खेल खेल में पढ़िए। नहीं बिला वजह तनाव लेके बैठे हुए हैं, कोई चीज़ याद नहीं हो रही है। और बिला वजह चीज़ों को छोड़ना सीखिए। हर चीज़ आप याद करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी काम का याद नहीं कर पाएंगे। G20 बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी समूह क्या पैरेलल नहीं है। और इसलिए कई बार आप देखेंगे तथ्य में क्या होता है, अगर हमें लॉजिकल पढ़ रहे हैं तो तथ्य, आधे तथ्य को रटने की जरूरत पड़ती नहीं, चाहे पॉलिटी का हो चाहे AR का हो।
लेकिन इसका महत्व क्या है G20 का, आप लिख लीजिए। G20 का महत्व क्या है, मुद्दा क्या है? तब तो ब्रिक्स पर आएंगे। यानी ब्रिक्स पर आने से पहले जरा G20 लिख लीजिए, पहला पॉइंट। अब अब यदि किसी ने पार्टी ज्वाइन कर ली तो अच्छी बात है, उसका अपना अपना, सबका अपना इंटरेस्ट है। और क्या लिखा, अपना लिखो पहले काम का, क्या कह रहे हो? लिख लीजिए पहला पॉइंट। कमाल की बात करते हो यार। ओझा सर हस्ती हैं, खान सर हस्ती हैं, हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ, हम देखो देखो, हर क्षेत्र देखो, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ लोगों को जाना चाहिए। अब मेरा इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं है। तो देखो, जीवन में दो चीज क्लियर होना चाहिए, क्या आपको करना है नंबर एक, और क्या बिल्कुल नहीं करना है नंबर दो। तो मेरी प्राथमिकता में वो बिल्कुल भी नहीं करना है, खत्म बात हो गई। और सामान्य व्यक्ति के लिए पॉलिटिक्स में स्पेस नहीं है, हस्तियों के लिए स्पेस है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे ऐसा माना। लेकिन अब आप लिख लीजिए, लिख लीजिए मेरे बच्चों। क्या लिखा आपने? हाँ, पहला पहला G20 का मुद्दा, पहला पॉइंट। विश्व राजनीति में, विश्व राजनीति में G20 वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ, यानी विकासशील देशों का आजकल क्या नाम दिया जाता है? वैश्विक दक्षिण। वैश्विक दक्षिण, क्या लिखा आपने? वैश्विक दक्षिण के आर्थिक उभार का, वैश्विक दक्षिण के आर्थिक उभार का महत्वपूर्ण परिचायक है। वैश्विक दक्षिण के आर्थिक उभार का महत्वपूर्ण परिचायक है, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, वर्ष 2008, वर्ष 2008 के बाद यह कहा जाने लगा, वर्ष 2008 के बाद यह कहा जाने लगा कि G20 का, G20 ने G7 का स्थान ले लिया है। G20 ने G7 का स्थान ले लिया है। और अब G20 ने G7 का स्थान ले लिया है, और अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, और अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के संचालन में, अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के संचालन में विकसित देशों के साथ, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के संचालन में विकसित देशों के साथ विकासशील देशों की भी, विकसित देशों के साथ विकासशील देशों की भी साझी भूमिका होगी।
विकासशील देशों की भी साझी भूमिका होगी। अगला पॉइंट। चीन, भारत, ब्राजील। चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। देखिए, जहाँ तक रसिया की बात है, देखिए रूस तो हमेशा से, भाई, मास्को को देखा जाए तो रसिया लगता है यूरोपीय है। और अगर आपका इधर जो जापान के पास उसका बड़ा शहर कौन सा है, व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक को देखा जाए तो लगता है रसिया एशियाई है। मास्को को देखा जाए तो बिल्कुल यूरोप के पास है रसिया। इसलिए आप याद रखिएगा, रसिया में स्टालिन के समय से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। तो रसिया गरीब देशों में कभी नहीं आता था। हाँ, सोवियत संघ के आने के पहले वो ऐसा था, कृषि आधारित देश था, गरीब देश था। स्टालिन ने वहां पंचवर्षीय योजनाएं लाई, धनाधर देश का विकास कर दिया। तो सवाल ये कि रसिया रसिया को साथ जोड़ने का मतलब क्या हो गया? क्योंकि मामला ये रहा कि 1991 के बाद तुलनात्मक रूप में रसिया का डिक्लाइन ज़्यादा हुआ। इस वजह से रसिया अमेरिका के बीच में थोड़ी खटपटी हुई। तो एक ये भी कारण था कि रसिया और चाइना बार बार एक मंच पे आते हैं। और आज भी रूस की इकोनॉमी देखिए, इतना जिसके पास इतना बड़ा तेल और गैस का भंडार हो, रूस की अर्थव्यवस्था के साथ समस्या ये है कि वो कभी डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाई। इसका मतलब है, कुल मिला के रूसी इकोनॉमी डिपेंडेंट है हथियार बेचने पे, तेल गैस बेचने पर। और ये किसी अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। इस बात को प्रमाणित करना हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है। देखिए, आजकल दुनिया ग्लोबलाइज है। आज के दौर में आप मार्केट में हर देशों के प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ऐसी दुनिया आज के दौर में है। आपने रसिया का कोई सामान भारतीय बाजार में देखा है? ये कमाल की बात है। क्या क्या रसिया कौन सा मार्केट प्रोडक्ट है भारतीय बाजार में? ओ माय गॉड। अच्छा, आप किसी वाइन की बात कर रहे हैं? तो मेरे बच्चों, ये रशियन इकोनॉमी के डिक्लाइन होने का प्रमाण है। रशियन इकोनॉमी डिक्लाइन इसीलिए हुई, इस वजह से रशिया को शामिल कर लिया गया। अदरवाइज अगर आप देखिएगा, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद भी रसिया रसिया का जोग्राफिकल साइज दुनिया का सबसे बड़ा है। और 12 करोड़ की आबादी है मात्र। रसिया की आबादी 12 करोड़ है। इतना बड़ा भूभाग के साथ आबादी इतना कम होना रसियन एडवांटेज कंडीशन में है। इसलिए मैंने ये नहीं लिखा रसिया का राइज। रसिया का राइज तो कोई नई बात नहीं है। मेन राइज किसका है? चाइना का। चाइना एशिया से, भारत एशिया से, ब्राजील लैटिन अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से। इनका राइज होना पूरी दुनिया में इतिहास के निर्णायक क्षण है। ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं ये। यानी पूरे थियरी को बदल कर रख देते हैं, पूरी मान्यता को। क्योंकि यूरोपीय तो हमेशा यही कहते थे कि भाई हम ही आर्थिक समृद्धि केंद्र हो गए। बाकी छोटे देशों का नाम हम नहीं ले रहे हैं, यूएई, सिंगापुर, ऐसे तो तमाम देश हैं। ये बड़ी इकोनॉमीज है जिनका राइज हुआ। इसका मतलब अब विकसित देश ने समझ लिया कि पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था आप कैसे करेंगे। 7 लोगों की बस की बात नहीं है। अब इसमें विकासशील देश भी आने चाहिए, विकसित देश आने चाहिए, तब बना G20। ये भी अपने आप में बड़ी मेल मुलाकात है। अब देखो, कोल्ड वार के दौर में दुनिया दो पार्ट में बटी हुई थी। इस घटना का अगर महत्व आप समझिए, 91 के पहले समाजवादी खेमा एक तरफ था, पूंजीवादी खेमा एक तरफ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ क्या? ये सब एक साथ आ गए। पूंजीवाद बाजारवाद जैसा डिबेट आज की डेट में नहीं रहा, क्योंकि सब बाजारवादी हो गए। अब सब बाजारवादी हो गए, G20 का महत्व बढ़ा। इसका मतलब है G7 से G20 आना, ये दुनिया में निर्णायक परिवर्तन है या नहीं है? इस बात को ऐसे समझिए, जैसे भारत में पार्लियामेंट में, जब भारत की पार्लियामेंट आज़ाद हुई तो पार्लियामेंट में कौन था? ऊंची जाति के लोग, पढ़े लिखे लोग, उद्यमी। आज तो गुदड़ी का लाल भी पार्लियामेंट में पहुंच रहा है। ये नई बात नहीं है, ये अपने आप में नई बात है। ऐसे ही दुनिया में चेंज है, और ये चेंज बहुत बड़ा माना जाएगा। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। क्या? और दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक समृद्धि के कारण, की आर्थिक समृद्धि के कारण
आर्थिक समृद्धि के कारण विकासशील देशों विकासशील देशों का आर्थिक प्रभाव बढ़ने लगा। विकासशील देशों का आर्थिक प्रभाव बढ़ने लगा। अब दूसरी बात आपको बता दें, G20 इधर बना, और G20 का मूल काम क्या है भाई? दुनिया की वित्तीय व्यवस्था के प्रबंध को देखा जाए। लेकिन आप याद रखिएगा, G20 की मीट जब भी होगी दुनिया में, देखिए पॉलिटिक्स में कभी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती। भाई G20 की मीट होगी तो आप याद रखिएगा, इस पे जियो पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस उतना ही ज़्यादा होगा। अब कैसे, अब यही बात इकोनॉमिक्स वाले नहीं देखते, इकोनॉमिक्स की जरूरत उसको नहीं पड़ती। भाई इकोनॉमिक्स तो यही देखेगा G20 में कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कैसे हम, अगर भारत में डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, इस डिजिटल इकोनॉमी को यूरोप में कैसे लागू किया जाए, ये सब एग्जाम्पल आएंगे। राजकोषीय प्रबंध कैसे किया जाए, बैंकिंग सिस्टम कैसे किया जाए, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे अच्छे वातावरण बनाया जाए, ये मामला इकोनॉमिक्स का होता है। लेकिन आप याद रखिए, G20 में इकोनॉमिक्स का प्रभाव तो ही है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स को आप कैसे इनकार कर देंगे? अब G20 में जियो पॉलिटिक्स क्या है? अब आप देखिए, रसिया यूक्रेन क्राइसिस है, चाइना अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या चाइना अमेरिका के बीच अगर तनाव है, क्या यूक्रेन क्राइसिस है, तो क्या इसका जियो पॉलिटिक्स से फर्क आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए आप याद रखिएगा, फिर वही मामला आ गया। अब इतना ही करंट अफेयर है। G20 99 में बना, 2008 के बाद प्रभाव बढ़ता गया, क्योंकि 2008 के बाद यूरोप और अमेरिका में भारी आर्थिक मंदी आई। तब ऐसा लग गया कि दुनिया में इकोनॉमी बचानी है तो विकासशील देशों को देखिए। लेकिन अब G20 के करंट अफेयर के साथ क्या मामला है? सीधी सी बात है, G20 में तो ये हाल है, आप सोचिए आज की डेट में, जबकि दुनिया में ये बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2008 की बात ये भी बता दें, ये वो दौर था जब WTO की दोहा विकास वार्ताएं बिल्कुल बार बार ब्लॉक हो रही थी, और G20 के साथ अपने आप में तब तक इधर यूक्रेन क्राइसिस ने अलग समस्या पैदा कर दी। पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ डिप्लोमेसी होती है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल यह है कि दो देशों के बीच झगड़े कितने ज्यादा हों, लेकिन फोटो सेशन में कोई मारपीट नहीं करता। भाई सीधी सी बात है, बारात में हो सकता है, बारात में हमारी उस परिवार से दुश्मनी बहुत ज्यादा हो, लेकिन खड़े होने में, फोटो खिंचवाने में थोड़ी है कि अब उसी में नोचा नोची करने लगे। पहली बार ऐसा दुनिया में आ रहा है, G20 की मीट हो रही है, उसमें पुतिन के साथ कोई फोटो, खड़े होने में इनकार कर दे रहा है। नई दिल्ली G20 की मीट हुई, हमने पुतिन को नहीं बुलाया। G20 कोई रेजोल्यूशन पारित नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है, G20 आएगा तो भारत आएगा तो आतंकवाद का मुद्दा जरूर आएगा, G20 आएगा तो यूक्रेन आएगा। ये बहुत लॉजिकल समझ की बात है कि इंटरनेशनल रिलेशन में खास तौर पे कोई भी चीज़ प्योरली इकोनॉमिक नहीं होती। वो जियो पॉलिटिक्स इतना हावी हो जाएगा कि मामला फिर फंसेगा उसमें। इसलिए अब G20 का जियो पॉलिटिकल भूमिका क्या है, हेडिंग चेंज कर लीजिए, तब तो ब्रिक्स पर आएंगे। अच्छा, उसमें बस G20 में एक लाइन और जोड़ लीजिए, लिख लीजिए, वर्ष 2023 वर्ष 2023 की नई दिल्ली बैठक में नई दिल्ली बैठक में अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की सदस्यता दिलाई गई। अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की सदस्यता दिलाई गई, जिसके माध्यम से यह प्रयास किया गया कि भारत का वैश्विक दक्षिण के उत्थान में सकारात्मक भूमिका है।
भारत का वैश्विक दक्षिण के उत्थान में सकारात्मक भूमिका है। भारत के वैश्विक दक्षिण के उत्थान में सकारात्मक भूमिका है। अगला हेडिंग, भू राजनीति और G20। जियो पॉलिटिक्स और G20। भू राजनीति और G20 पहला पॉइंट। अच्छा, यूक्रेन संकट पूरा क्या है वो तो आपको यूक्रेन में अलग से बता देंगे, लेकिन यहाँ बार बार हमें उसका नाम लाना ही पड़ता है। यूक्रेन संकट, यूक्रेन संकट के कारण अमेरिका, चीन, अमेरिका चीन और अमेरिका रूस के बीच G20 कारण अमेरिका चीन और अमेरिका रूस के बीच स्वाभाविक रूप में टकराव की स्थिति बनी हुई है। स्वाभाविक रूप में टकराव की स्थिति बने हुए है और ये सभी G20 के सदस्य हैं। स्वाभाविक रूप में टकराव की स्थिति बनी हुई है, सभी G20 के सदस्य हैं। सभी G20 के सदस्य हैं। अगला पॉइंट, G20 की बैठकों में अमेरिका और यूरोपीय देश G20 की बैठकों में अमेरिका, यूरोपीय सदस्य रूस का बहिष्कार कर रहे हैं। G20 की बैठकों में अमेरिका और यूरोपीय सदस्य रूस का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि चीन खुलकर रूस का साथ दे रहा है। जबकि चीन खुलकर रूस का साथ दे रहा है। अगला पॉइंट, निवेश, रोजगार, सतत विकास। निवेश, रोजगार, सतत विकास जैसे आर्थिक मुद्दों के अलावा निवेश, रोजगार, सतत विकास और आर्थिक मुद्दों के अलावा भारत के द्वारा G20 के मंच पर G20 के मंच पर आतंकवाद के मुद्दे को उठाया जाता है। भारत के द्वारा आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया जाता है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आतंकी घटनाओं के लिए
एक बहुत बड़ा वित्तीय स्रोत है। मनी लॉन्ड्रिंग आतंकी घटनाओं के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय स्रोत है। अगला पॉइंट, G20 में G20 में विद्यमान G20 में विद्यमान महाशक्तियों के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में G20 में विद्यमान महाशक्तियों के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारत G20 में विद्यमान महाशक्तियों के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारत सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना चाहता है। परिप्रेक्ष्य में भारत सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना चाहता है। इसीलिए शांति के सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए शांति के सेतु के रूप में काम कर रहा है। शांति के सेतु के रूप में काम कर रहा है और नई दिल्ली G20 की बैठक में नई दिल्ली G20 की बैठक में भारत ने नई दिल्ली G20 की बैठक में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का नई दिल्ली G20 की बैठक में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का मुद्दा उठाया। ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। तो आप याद रखिए, फिर भारत की भूमिका चाहे SCO हो चाहे G20 हो, इसमें भारत की भूमिका एक बड़ी रोल की है कि रिकंसिलेशन करना, लड़ाई को रोकना। और इसीलिए G20 में तो बहुत दिनों बाद डिक्लेरेशन भी पारित हो पाया, फोटो सेशन भी हो पाया, क्योंकि भारत न तो रसिया के खिलाफ जा सकता है न अमेरिका के खिलाफ जा सकता है। भारत दोनों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन चाइना का यहाँ पे ना वो दिखता है कि भारत चीन के बीच में दरार ज़्यादा थी। तो उससे हुआ क्या कि पता चला कि पूरी दुनिया का G20 पर फोकस न होकर पूरी दुनिया के इस बात पर फोकस ज़्यादा हो गया कि चाइना क्यों नहीं आया। लेकिन फिर भी भारत ने अपने तरीके से इस बात को कैश करने का प्रयास किया। और जब किसी देश में G20 की बैठक होती है तो सबसे बड़ी बात है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, बहुपक्षवाद के बड़े फायदे हैं। G20 घटना ऐसा नहीं केवल एक इकोनॉमिक घटना है। जब कोई भी देश G20 की होस्टिंग करता है, जरा उसका महत्व आप देखिए। उस देश में साल भर पूरा प्रोसेस चलता है, यानी वित्त मंत्रियों की बैठक होगी, मतलब रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स की बैठक होगी, उसके बाद वहाँ के विदेश मंत्री आएंगे, वहाँ के पर्यटन के लोग आएंगे। इसका मतलब है साल भर में भारत ने, आप देखें ना, भारत में G20 की बैठक को एक कश्मीर में कराया, एक वाराणसी में कराया, ऋषिकेश में कराया। देखिए, ये सब मल्टीलेटरल फोरम क्यों होते हैं? आपको इंडिया को 100 केस के रूप में प्रेजेंट करने का अवसर होता है। और यही खास बात है जो आप डिप्लोमेसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। भाई, सॉफ्ट पावर बढ़ाने में थोड़े आर्थिक पैसे लगाने पड़ते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इन सब चीज़ों को जो हमारे पास यूनिक है उसको बेचने का तो प्रयास किया जाए। तो भाई, G20 जो बैठक होती है तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया का फोकस आपके ऊपर होता है। आप ये बात जान के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग ही चाहते हैं कि ताजमहल देखें, लेकिन उनको यही नहीं पता ताजमहल कहाँ है। तो इंडिया से भाई, इंडिया का नाम कोई ना जाने तभी आश्चर्य की बात है। अरे, रवांडा बुरुंडी है थी, हो सकता है कोई नाम न जाने। लाइबेरिया, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब पौवा पौवा वाले देश है। मतलब इनकी आबादी तो हमारे यहाँ जनपद की आबादी, वजीराबाद तो दुनिया के 10 देशों से बड़ी आबादी वजीराबाद में है। तो ये हमारा जलवा है मेरे बच्चों। लेकिन अब इस घटना से ब्रिक्स पर कैसे आए? इसका सीधा मतलब है G7 से लाके G20, और फिर G20 से ब्रिक्स पर आने की जरूरत पड़ गई। ब्रिक्स का पर्पस थोड़ा G20 से भी अगला है।
देखिए ब्रिक्स, ब्रिक्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इन पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन मामला ये है, जी ब्रिक्स का पर्पज इससे एक कदम आगे है। ब्रिक्स ठीक है, विकासशील देशों की एकता, एक बात तो ठीक है। ब्रिक्स का पर्पज ये है कि दुनिया में सच मायने में एक नई व्यवस्था बनाई जाए। कैसे? हेडिंग चेंज कर लीजिए, ब्रिक्स। BRICS, ब्रिक्स। पहला पॉइंट, ब्रिक्स शब्द का प्रयोग ब्रिक्स शब्द का प्रयोग पहली बार जिम ओ नील के द्वारा ब्रिक्स शब्द का प्रयोग पहली बार जिम ओ नील के द्वारा गोल्डमैन साच रिपोर्ट में किया गया। अरे कंसल्टेंसी एजेंसी है अमेरिका की, गोल्डमैन साच की रिपोर्ट में किया गया। गोल्डमैन साच की रिपोर्ट में किया गया। अब आपको ये पता चलेगा, अब जो अगली लाइन में लिखवा रहा हूं इससे आपको ये पता चलेगा, यार आना था ब्रिक्स पे तो कहाँ कहाँ टहलते हुए G7 G20 फिर ब्रिक्स आ रहे हैं। तो आप अगर पूछोगे कि क्या मेंस एग्जाम में ब्रिक्स आए तो ऐसे लिखना है, उत्तर है नहीं, तो ब्रिक्स पे ही लिखना है। लेकिन चूंकि ब्रिक्स में मैं G7 का उल्लेख करने जा रहा हूँ, मैं ब्रिक्स में G7 का उल्लेख कर सकता हूँ, ब्रिक्स में G20 का उल्लेख कर, शब्द तो आएंगे ना। आपका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कैसे कोई चीज इवॉल्व हुई। क्या लिखा आपने नोट में? क्या गया? जिसमें जिसमें यह बताया गया अच्छा, ऑनलाइन वाला बच्चा मैं कह रहा हूँ वसुदेव तो सुन रहा है वासुदेव। अरे मेरे बच्चे, आईआर में वासुदेव का क्या काम है? तो अच्छा, कई बार एसोसिएट लर्निंग ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है? 13 मेरा 7, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं? 13 मेरा 7। इसे कहते हैं भाई, जैसी भाषा हो वैसे चीजों को आप संदर्भ के हिसाब से पढ़ेंगे या शब्द के हिसाब से पढ़ेंगे? संदर्भ के हिसाब से पढ़ेंगे। क्या लिखा आपने? जिसमें यह बताया गया कि भविष्य में, जिसमें बताया गया कि भविष्य में ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था G7 से बड़ी हो जाएगी। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था G7 से बड़ी हो जाएगी। अगला पॉइंट, अभी भी समूची वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर अभी भी समूची वैश्विक व्यवस्था पर अमेरिका और डॉलर का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है। अभी भी समूची वित्तीय व्यवस्था पर अमेरिका और डॉलर का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था, ब्रिटेन वुड्स का मतलब IMF, IBRD,
और गैट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था अमेरिका निर्मित ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर अमेरिका का प्रभुत्व है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर अमेरिका का प्रभुत्व है। अमेरिका का प्रभुत्व है। जिसे चीन प्रतिस्थापित करना चाहता है, रिप्लेस करना चाहता है। जिसे चीन रिप्लेस करना चाहता है। जिसे चीन प्रतिस्थापित करना चाहता है। इसलिए वर्ष 2012 में इसलिए वर्ष 2012 में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना की गई। 2012 में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना की गई। अच्छा, आईएमएफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बस हमको इसका पॉलिटिकल यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए, आईएमएफ के साथ समस्या है। ब्रिक्स विकास बैंक क्यों आया? और एक बात याद रखिएगा, अभी न्यूज़ में आपने सुनना शुरू कर दिया होगा, हो सकता है ब्रिक्स भविष्य में डॉलर यूज न करे। मूल मुद्दा इसी का है। चाइना चाहता है युआन क्यों न इंटरनेशनल करेंसी बने। भाई जरा सोच के देखिए, कितनी अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया में कितना ज़्यादा है। अब अगर सोच के आप देखिए, आईएमएफ में जो आईएमएफ अमेरिका का बैंक है, आईएमएफ कहने को तो ठीक है, G7 का कोटा 50% ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आज भी आप देखोगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संकट के समय उधार देता है, भुगतान संतुलन के संकट के समय। वर्ल्ड बैंक विकास के लिए योगदान देता है। लेकिन ध्यान से अब देखो, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की है, तो क्या आईएमएफ में दूसरा सबसे बड़ा कोटा भी चाइना का है क्या? नहीं है। कमाल की बात यह है, यानी आईएमएफ में वोटिंग कोटा के हिसाब से होती है, यहां लोकतंत्र नहीं चलता। और अमेरिका लोकतंत्र का पहरेदार है। अमेरिका कह रहा है पूरी दुनिया में हम लोकतंत्र लगा देंगे। हमने कहा अरे भाई, और इसीलिए दुनिया के तमाम देशों पर हमले करता है, आक्रमण करता है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। हमें हमें पाठ बता देता लोकतंत्र ने कई बार तो हमें, और हम तो पाठ सुनने को तैयार होते नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वोटिंग, मान लीजिए कि 100 रुपये जमा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, तो 100 रुपये में 18 रुपये तो मात्र अमेरिका का जमा है। पहले तो 22 था। 18 वोट अमेरिका का होगा। हमारा वोट कितना होगा? 2 होगा। 2% लगभग पैसा हमारा है। चाइना कितना है? 5 लगभग है। इसका मतलब है G7 ही उसमें मेन डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। G7 का कुल कोटा मिला के 50% ज्यादा। भाई ये कौन से सिस्टम आपने बना रखा है, कोई चेंज ही नहीं कर रहे हो। चाइना के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारी 5th है। 5वीं बड़ी मात्रा में कोटा तो दो। नहीं, कोटा सब अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है, कोटा उन्हों को ज्यादा मिलेगा जो यूरोप और अमेरिका के हैं। और बात ध्यान सुनने की है मेरे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव घाना से भी आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भारत, कहीं से आ जाएगा। आईएमएफ का डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर यूरोप और अमेरिका से आएगा। पैसे का मामला है। संयुक्त राष्ट्र संघ तो निरंकारियों का सम्मेलन है, उसकी तो अध्यक्षता जिसको कहो उसको मैं दे दूं। पैसे का मामला में, ओ माय गॉड, क्या डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ, देखने में मजा बड़ा रहा है। और इतना नहीं, अरे यार इससे बड़ा समस्या है। अब मान लो मैं कहीं बैंक में लोन लेने गया, तो क्या बैंक वाला ये मुझसे पूछे, क्या आपके घर में क्या बनता है, क्या खाना खाते हो? मैं कहा माइंड योर लैंग्वेज। मैं किसी बैंक में ले गया लोन लेने, कहा आप घर में किसके साथ रहते हो? मैं कहा, है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उनका है मतलब
हम अंदर तक झांकते हैं। याद रखो, इसको आईएमएफ कहता है कंडीशनलिटी। आईएमएफ पैसा देगा, ओ माय आईएमएफ, ओ ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे बच्चों, और इस जालिम का सरदार है अमेरिका। बताओ, अब मुझे पता चल रहा है कि अमेरिका ने जब चाहा उसामा बिन लादेन को बना दिया, जब चाहा अफगानिस्तान को ठास दिया, जब चाहा अफगानिस्तान को सहायता दे दी, जब चाहे इराक को बदल देगा, जब चाहे सीरिया। कमाल की बात है भाई। हमने पाकिस्तान पे 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक किया, मार दिया, हमें समझाने आ गया ऐसा नहीं करते, गंदी बात गंदी बात, हम प्रभुता को उल्लंघन नहीं करते। हमने कहा तुमने कितनी बार उल्लंघन किया है? कहा हमारी बराबरी मत करो। इसी बात से चाइना चिढ़ता है। चाइना कहता सुनो, हमें दादागिरी हेकड़ी निकाल दूंगा मैं। इंडिया ने कहा चाइना और बोल और बोल बोल। अब चाइना पावरफुल है। टी सिंगपेंग कहता है कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, और मैं रस्सी और ऐठन दोनों निकाल के रख दूंगा। इंडिया ने कहा बोल भाई बोल बोल। टी सिंगपिंग कहने का है इसीलिए मैं कहता हूं आ जाओ साथ में, बस ब्रिक्स में तुम साथ दे दो, उसके बाद इंशाल्लाह दुनिया किसकी होगी? हमारी होगी। दोस्तों, ये निर्णायक दौर है इंडिया और चाइना के आने का। मुद्दा द्विपक्षीय नहीं है, लंबा गेम है, मोहल्ले में कब्जा करना है। दो दबंग लोग मोहल्ले में लड़ जाएंगे तो फायदा होगा, ऐसा चले बात नहीं। और मेरे दोस्तों, मैं आईएमएफ करतूत क्या बताऊं आपको, अभी बात खत्म नहीं हुई है। आईएमएफ आईएमएफ का हाल देखो आप। मिस्र, एक आईएमएफ मिस्र धंधना कर गिरा, भुगतान के संतुलन का संकट आ गया। भुगतान के संतुलन का संकट का सीधा मतलब है किसी भी देश के पास विदेशी मुद्रा इतनी न हो कि वो अपनी आयात कीमत चुका पाए। मिस्र के सामने भुगतान के संतुलन का संकट आ गया। मिस्र गया आईएमएफ के पास, भैया कुछ पैसा दे दो। आईएमएफ ने कहा नहीं दूंगा। मिस्र ने कहा अरे प्रॉब्लम तो बताओ, वापस कैसे करोगे? आज इसको जोश आई गया, मतलब बहुत